फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे सीटेट की स्ट्रेटजी को लेकर कि अगर आपने सीटेट आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो या फिर आप सीटेट पहले दे चुके हो और अभी आपका 1 या 2 नंबर से रह गया है, तो आज हम उसी चीज़ पर बात करेंगे कि आपने कहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक्स, हमसे बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से कि हमारा पेपर रह जाता है। देखो, सभी को पता है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये आपका क्या होता है, इससे आपको जॉब नहीं मिलती है फाइनली, ये सबको पता है। बट क्या होता है कि ये जो हमारी जॉब पाने की जो सीढ़ी होती है उसकी हम एक लेवल को यानी कि एक सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, यानी कि हम उस एक दौड़ से आगे निकल जाते हैं। और आपने देखा होगा सीटेट में क्या होता है, सीटेट में हमेशा 18 लाख 16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बावजूद भी जो इसका पास होने का जो क्राइटेरिया है वो भी इतना ज़्यादा नहीं, उसके बावजूद मतलब 2 से 3 लाख या 4 लाख बच्चे ही पास हो पाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो वो बचे हुए 14 लाख या 12 लाख बच्चे करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी और CDP के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और मैं सोच रही हूँ कि CDP क्या, हिंदी, एनवायरनमेंट, इंग्लिश और मैथ, आपका सभी सब्जेक्ट्स को लेकर टॉपिक, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूँगी और हम दोनों लोग मिलके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि हम सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो हम देखेंगे, मैंने इनको नोट डाउन भी कर रखा है। तो फर्स्ट तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और अब जब एग्ज़ाम हमारा 30 डेज़ में होने वाला है, तो ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम सब ने, एक तो जब हम DLED या B.Ed BTC कुछ भी करते हैं उस टाइम पे भी हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ओके। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आप, मुझे कन्फर्म है ये कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू कहीं ना कहीं से, मतलब मान लो प्रॉपर नहीं पढ़ रहे थे बट पढ़ रहे थे। यानी कि देखो, जो भी फेल भी होता है ना, कोई भी 10 नंबर से या 20 नंबर से कभी फेल नहीं होता, 2 से 3, इससे ज़्यादा नंबर से कोई भी फेल नहीं होता है। तो जरा सी स्ट्रेटजी आपको अपनी लगानी होती है, उसके बाद आपका पेपर जो है नॉर्मली आराम से निकल जाएगा। तो हम देखेंगे कि तैयारी हो गई है या फिर नहीं भी हुई है, ओके। दोनों ही सिचुएशन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको सॉल्व करना। आप डेली के डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ओके। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम फ्री में हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फ्री के लिए आप क्या कर सकते हो, आप NIC जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करी है उस चीज़ की। तो मैं आपको एक, आपने देखा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो आपको एक ऐप की फोटो दिख रही होगी, वो की है टेस्ट बुक, ओके। तो टेस्ट बुक में क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट बुक होता है, वहाँ पे उसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 2 से 3 आपको जो पेपर हैं वो फ्री में भी मिल जाएंगे। बट अगर आपको, और मेरा मानना है यार, जब हम लोग 1000 रुपये का फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फीस दे सकते हैं, तो उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, 200-250 रुपये। तो जब हम वो वाला फॉर्म फिल करने में इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, तो 200-250 की प्रैक्टिस सीट्स के लिए हम इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक पे या तो इनरोल नहीं करना है तो भी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाइए। आपको 2 से 3 कम से कम फ्री में अवेलेबल होते हैं, उनका आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। और वहाँ पे आप उनको देके, उस पर देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम है, ओके। अगर आप अपना एनालिसिस खुद करने बैठ के तो आपको बहुत दिक्कत, वहाँ पे एक इतनी बेस्ट तरीका है, आप जैसे ही पेपर अपना सबमिट करोगे वैसे ही आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, आपके कौन से एरियाज में वीक हो, आप कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने की जरूरत है, सारी चीज़ें उसमें आपको पता चल जाती है। तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि टेक्स्ट बुक आपके प्रैक्टिस सेट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर अपने चैनल पे करा रही हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ओके। उसके बाद मैं जब भी क्वेश्चन आपको कराती हूँ सॉल्व, मैं हमेशा बताती हूँ कि कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं। आपको हमेशा ही पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स पर अपनी नज़र जमा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो उसमें आपको क्या ढूंढना है, और अगर निगेटिव है तो वहाँ पे आपको किसको हटाना है, ओके। तो इस तरीके से, 2 तरीके से ही सीटेट में आंसर
पूछेगा, या तो पॉजिटिव ऑप्शन को पूछेगा या फिर वो निगेटिव ऑप्शन को पूछेगा। अब देखना निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे उसने कह दिया रटना हो गया, तो रटना हमारा क्या है, रटना हमें नहीं मारना। बच्चे को क्या करना, हमें मतलब सारी क्लास को हमें एक ही मेथड से पढ़ाना, तो ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारी वहां पे हमें किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्यक्तिगत भिन्नता को। ओके, आपको वहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की अपनी कंडीशंस अलग होती है, तो आपको मतलब डाइवर्सिफाइड वेज यानी कि बहुत सारे विभिन्न तरीकों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एक तरीके से सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें जरा से ध्यान लगाना होता है। और वहाँ पे एक जेंडर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है कि आप मतलब हमेशा क्लास में ट्राई करो कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा ना दो, बल्कि उसको चैलेंज करो, उसको कम करो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है, अब देखो अगर आपको मतलब देखो प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका अपना सही करो। ओके, आप क्वेश्चन को जितनी अच्छे से पढ़ लोगे, जितनी जल्दी पढ़ लोगे, जितनी अच्छे से समझ लोगे, % आपका जो है ऑप्शंस आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद होता है डिस्क्रिमिनेट वाला। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई आंसर नहीं आता है तो मैं उसमें क्या करती हूँ, जो नहीं हो सकता उसको हटाते चले जाओ आप। लास्ट में एक, ज़्यादातर मेरा तो एक ही बचता है, अगर आपका 2 भी बचते हैं तो उसमें कम से कम 50-50 चांसेस तो हो ही जाते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो आप इस तरीके से तुक्का भी उसमें लगा सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। आप जैसे आपने समझ लिया ना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आपका माइंड एकदम शार्पली उस चीज़ को कैच करेगा कि हाँ मुझे आंसर में क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे कि देखो सीडीपी तो आपको मतलब पढ़नी ही पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी 30 नंबर तो आपके ये सीधे सीधे हो गए। उसके बाद आपके 60 नंबर 15-15 की पेडागॉजी, तो यानी कि 90 नंबर तो आपके अगर सीडीपी बढ़िया है तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद सभी की एक लैंग्वेज अच्छी होती है, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो आपकी जो लैंग्वेज अच्छी है ना, मतलब एक सब्जेक्ट को आप ऐसा टारगेट करो कि उसमें तो आपके 30 में से 28 से कम आने ही नहीं चाहिए, चाहे फिर वो सीडीपी हो चाहे हिंदी हो, कोई भी। जब आप वहाँ पे उतना स्कोर कर लेते हो ना, तो और 2 सब्जेक्ट, एक आपकी लैंग्वेज आपकी अच्छी होती ही है, तो 2 सब्जेक्ट यानी कि 60 में से अगर आपके 54 या 55 भी आ जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। फिर उसमें आपको ज़्यादा नंबर्स नहीं लाने रह जाएंगे, 90 है आपका जो भी क्राइटेरिया है उसको पास करने का। ओके, उसके बाद क्या होता है, देखो अगर आप टेक्स्ट बुक या किसी से सीरीज से नहीं देना चाहते, आप सोचते हैं मैम मैं तो ऑफलाइन ही दूंगी, तो आप ऑफलाइन भी अपनी कोई भी बुक्स खरीद सकते हो। बहुत सारी हरियंत की आती है, किरण पब्लिकेशंस की भी आती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो जैसे मान लो जीन प्याजे के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, ओके, और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसी दिन तुरंत ही अपने उसको नोट कर लो कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे जीन प्याजे पढ़ना है। ओके, और वहीं से आप क्या करो कि वहीं से आप जीन प्याजे के जो टॉपिक्स है, जो उसकी थ्योरी है, उसको चाहे आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर लो, और उसके बाद आप चाहे अपनी बुक से पढ़ लो, तो उसको तुरंत समझ लो। फिर उससे दोबारा से उस क्वेश्चन को जाके फिर से देखो, उनके फिर से प्रैक्टिस करो। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हो। और ये देखो मैं अपने साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर में दिए थे पेपर्स वगैरह, मैं उनको साथ में लेके बैठी हूँ। मैं आपको एक देखो ये पढ़ के बताती हूँ, इन्वायरमेंट का है। देखना क्वेश्चन कैसे पूछता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं को बहुत ही हाईलाइट किया हुआ है। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो इन्होंने क्या किया, नहीं को हाईलाइट, तो आपको नहीं को ध्यान में रखना होता है। अब क्या करना चाहिए, यानी कि हम जब उसका आकलन कर रहे हैं तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बिल्कुल, यानी कि किसी के बच्चे के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए सबको। उसके बाद सहभागिता सबकी होनी चाहिए, लेकिन याद करने को भी क्या हम मतलब ये मान सकते हैं कि जो बच्चा याद कर लेता वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो इस तरीके से हमने क्या निगेटिव को ढूंढ लिया है, तो याद करना इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आई होप आपको काफी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। रखिएगा अपना और करते रहिए अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे। और देखो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हार नहीं माननी है। लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं यार, लेकिन हम इस तरीके से अगर हार मान जाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हार जो भी है ना, उसको अपनी सीढ़ी बना के और उस पर फिर से पैर रख के आगे तैयारी अपनी जारी रखो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर पेपर फॉर CTET। और करते रहिए, हम लोग मिलके पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ नया। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।